एक लड़के ने अचानक अपनी चाची की मदद के लिए चीखें सुनी और बिना एक पल गंवाए उनकी ओर दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह खुद तेज बहाव में बह गया। सबको लगा कि वह डूबकर मर चुका है। लेकिन जब उस लड़के की आंख खुली तो उसने खुद को एक धान के खेत में पाया। यह जगह पूरी तरह अजनबी थी। उसके चारों ओर चीनी लोग थे और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। कुछ समय बाद अमेरिकी दूतावास उस लड़के को वापस उसके देश ले आया। लेकिन यहीं से एक नई समस्या शुरू हुई। उसके पास न कोई पहचान पत्र था और न ही पासपोर्ट। उसकी पहचान का एकमात्र सुराग था उसकी शर्ट पर लिखा एक शब्द, जेकब। शायद यही उसका नाम था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह किसी अपहरण का मामला है। उन्होंने पूरे देश में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लगाई, लेकिन किसी भी लापता बच्चे से उसका मेल नहीं बैठा। जेकब के अचानक प्रकट हो जाने से इस मामले की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस अधिकारी मार्टिन भी परेशान हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि जेकब अपनी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। मार्टिन ने धैर्यपूर्वक उससे बात करने की कोशिश की। काफी समझाने बुझाने के बाद जेकब ने अपने फोन पर सिर्फ एक शब्द टाइप किया, आर्केडिया। मार्टिन तुरंत समझ गया कि शायद वह अपने गृहनगर का नाम बता रहा है। उसने तुरंत आर्केडिया पुलिस से संपर्क किया, लेकिन जवाब ने उसे और उलझन में डाल दिया। आर्केडिया में जेकब नाम का कोई बच्चा दर्ज नहीं था। वहां किसी बच्चे के लापता होने का भी कोई मामला नहीं मिला। एक बार फिर मार्टिन बिल्कुल बेबस हो गया। आखिरकार उसने तय किया कि जेकब को अनाथालय भेज दिया जाए, लेकिन जेकब ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके माता पिता जिंदा हैं। मार्टिन ने उसकी मासूम और ईमानदार आंखों में देखा और न जाने क्यों उसे उस बच्चे की बात पर भरोसा हो गया। उसने फैसला किया कि वह खुद जेकब को उसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये सुनते ही जेकब के चेहरे पर पहली बार संतोष भरी मुस्कान दिखाई दी। जेकब के बताए रास्ते पर लंबी दूरी तय करने के बाद मार्टिन एक पुराने से घर के सामने जाकर रुका। दरवाजा एक मध्यम आयु के आदमी ने खोला। मार्टिन ने पूछा, क्या यह आपका खोया हुआ बेटा है? लेकिन उस आदमी का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मेरा बेटा तो 32 साल पहले मर चुका है। मार्टिन स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि शायद वह गलत जगह आ गया है। लेकिन तभी जेकब अचानक दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया, उसे लिपट गया और भावुक होकर बोला, पिताजी। मार्टिन वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है, जिस बच्चे को वह यहाँ लेकर आया था। उसी समय घर के अंदर से उस आदमी की पत्नी बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर जेकब पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह डर और हैरानी से कुछ कदम पीछे हट गई। उसके कांपते होंठों से बस एक ही नाम निकला, जेकब। जिस बेटे को उसने 32 साल पहले खो दिया था, वह आज बिल्कुल उसी रूप में उसके सामने खड़ा था। न उसकी शक्ल बदली थी, न उसके कपड़े। वह वैसा ही था जैसा उस दिन था जब वह नदी में बह गया था। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जेकब वैसा ही छोटा बच्चा था, जबकि उसकी माँ लूसी अब बूढ़ी हो चुकी थी। दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे माँ बेटे नहीं बल्कि दादी और पोते हों। लूसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका बेटा लौट आया था। भले ही यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन जेकब के पिता हेनरी इस बात से बेहद परेशान थे। आखिर कोई इंसान जो 32 साल पहले मर चुका हो, वह वापस कैसे लौट सकता है? तभी जेकब के चाचा फ्रेड भी वहां पहुंच गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने आते ही मार्टिन पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। फ्रेड ने जेब से एक कागज निकाला और सबके सामने लहराते हुए कहा, यह जेकब का मृत्यु प्रमाण पत्र है। उनके अनुसार मार्टिन इस परिवार को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मार्टिन कुछ समझाने ही वाला था कि तभी जेकब आगे बढ़ा और अपने चाचा को देखकर मुस्कुराया। अंकल फ्रेड। फ्रेड का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर और सदमे से जेकब को ढूंढने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, जेकब अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मार्टिन ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी जांच की, लेकिन उसे जेकब की धड़कन सुनाई ही नहीं दी। उसे लगा शायद स्टेथोस्कोप खराब हो गया है। उसने उसे थपथपाकर दोबारा जांचा। वह बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। डॉक्टर ने फिर से जेकब के सीने पर स्टेथोस्कोप लगाया और इस बार उसे दिल की धड़कन सुनाई दी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर भी समझ नहीं पाई कि आखिर यह सब क्या था। सुरक्षा के लिए जेकब को उस रात अस्पताल में ही भर्ती कर लिया गया। लेकिन आधी रात को जब सब लोग जा चुके थे, जेकब चुपचाप अपने बिस्तर से उठा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। फिर अस्पताल की खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर की रोशनी को ठंडी निगाहों से देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। अगली सुबह जेकब गायब हो चुका था। उसके अचानक लापता होने से मार्टिन और हेनरी घबरा गए। दोनों ने पूरे शहर में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। घंटों तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें जेकब अपने ही घर के बाहर दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वह तुरंत भाग खड़ा हुआ और सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। हेनरी भी उसके पीछे भागा, लेकिन उम्र अब उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी। दौड़ते दौड़ते उसे वो पुराने दिन याद आ गए, जब वह और उसका बेटा इसी तरह खेलते हुए एक दूसरे का पीछा किया। उसे अपने बेटे के साथ ऐसा वक्त बिताए हुए पूरे 32 साल बीत चुके थे। आखिरकार जेकब एक पुराने पेड़ के खोखले तने के पास जाकर रुक गया। उसने अंदर हाथ डाला और एक खिलौना बाहर निकाला। वही खिलौना जिसे उसने अपनी मौत से पहले वहां छिपाया था। 32 साल बीत जाने के बावजूद भी उसकी मासूमियत बिल्कुल नहीं बदली थी। वह अभी वैसा ही प्यारा और भोला बच्चा था। लूसी अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसके लिए बस इतना काफी था कि जेकब वापस आ गया था। लेकिन हेनरी के मन में अब भी डर था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके बेटे में कुछ अजीब है। एक छोटे बच्चे की भूख किसी बड़े आदमी जैसी कैसे हो सकती है? लेकिन लूसी ने जानबूझकर इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे सच जानने से ज्यादा अपने बेटे का साथ चाहिए था। इसी बीच मार्टिन ने जेकब से पूछा, तुम्हें अपनी मौत से पहले की कोई बात याद है? जेकब ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, मैं नदी में इसलिए गिरा था क्योंकि मैं अंकल फ्रेड की पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तेज बहाव मुझे अपने साथ बहा कर ले गया। अंकल फ्रेड की पत्नी को एक आदमी ने बचा लिया और जब मेरी आंख खुली तो मैं उस धान के खेत में था। जेकब की यह बात सुनकर हेनरी और भी परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो अपने बेटे को खुद दफनाया था। तो फिर ये बच्चा आखिर है कौन? जेकब की बातें सुनने के बाद हेनरी का मन पूरी तरह अशांत हो चुका था। उसने अपने बेटे को अपनी आंखों से मरते देखा था, उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था और सबसे बढ़कर उसने अपने हाथों से अपने बेटे को दफनाया था। तो फिर उसके सामने खड़ा ये बच्चा आखिर कौन था? सच्चाई तक पहुंचने के लिए मार्टिन ने एक खौफनाक सुझाव दिया। उसने कहा, अगर हमें सच जानना है तो हमें जेकब की कब्र खोदनी होगी। ये सुनते ही हेनरी के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी पिता के लिए अपने बेटे की कब्र दोबारा खोदने की अनुमति देना आसान नहीं था, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। भारी मन से हेनरी ने इसकी इजाजत दे दी। कुछ ही समय बाद पुलिस कब्रिस्तान पहुंच गई। मिट्टी हटाई जाने लगी। हर फावड़े के साथ वहां मौजूद लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह ताबूत बाहर निकाल लिया गया। सभी की सांसें थम चुकी थी। मार्टिन ने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन खोला और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ताबूत के अंदर जेकब की लाश अब भी मौजूद थी। 32 साल पहले दफनाया गया उसका कंकाल वहीं पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब जेकब को दफनाया गया था, उसने जो कपड़े पहने थे वे बिल्कुल वही थे जो लौट कर आए जेकब ने पहन रखे थे। अब यह मामला सिर्फ रहस्य नहीं रह गया था, ये किसी डरावने दुःस्वप्न जैसा बन चुका था। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों की नजरों में जेकब अब कोई मासूम बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जिसे समझ पाना असंभव था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, उसे दूरी बनाने लगे, मानो वह इंसान नहीं
कोई अभिशाप हो, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। जेकब को महसूस होने लगा कि शहर में उसके जैसा कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जो मौत के बाद वापस लौटा हो। और फिर कहानी में प्रवेश हुआ दूसरे लौटे हुए इंसान का। उसका नाम था कैलेब। 13 साल पहले कैलेब की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन एक बरसाती रात वह अचानक अपने ही घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। दरवाजा खुलते ही उसकी बेटी एलेन उसे देखकर खुशी से रो पड़ी। उसने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया, लेकिन उसका बेटा उतना खुश नहीं था, क्योंकि उसके लिए यह आदमी अजनबी बन चुका था। वह पहले जैसा नहीं रहा था, उसका व्यवहार बदल चुका था, उसकी भूख असामान्य थी और उसके भीतर कोई रहस्यमयी बेचैनी दिखाई देती थी। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद कैलेब ने एक फावड़ा उठाया और जंगल में जगह जगह गड्ढे खोदने लगा। लोगों को लगा कि शायद वह कब्रें खोद रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 13 साल पहले कैलेब और उसके साथियों ने एक कैश ट्रक लूटा था। उन्होंने करोड़ों रुपए जंगल में कहीं छिपा दिए थे, लेकिन पैसा छिपाते समय कैलेब को दिल का दौरा पड़ा और उसकी वही मौत हो गई। अब मौत से लौटने के बाद वह उस पैसे को वापस पाना चाहता था, ताकि अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी दे सके, लेकिन उसने दर्जनों गड्ढे खोद डाले, फिर भी पैसा नहीं मिला। कैलेब गुस्से से पागल हो उठा। उसे यकीन हो गया कि उसके साथियों ने उसे धोखा देकर सारा पैसा निकाल लिया है। गुस्से में वह औजारों का बक्सा उठाकर अपने पुराने साथी के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही सामने खड़े कैलेब को देखकर उसका साथी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने तो उसे 13 साल पहले मरते देखा था। लेकिन कैलेब ने कोई बात नहीं की। उसने हथौड़ा उठाया और अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने आराम से हथौड़ा धोया और ऐसे घर लौटाया मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कैलेब अपने पुराने अपराध को दोबारा दोहराने वाला था। इस बार उसने फिर से एक मनी ट्रक लूटने की योजना बनाई, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थी। पहले ट्रक का दरवाजा 2 गार्ड हुआ करते थे, तो अंदर एक पुलिस अधिकारी को देखकर वह चौंक गया। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी और कैलेब 2 बड़े बैगों में भरी नकदी लेकर फरार हो गया। लेकिन इस बार पुलिस ज्यादा तेज थी। कुछ ही समय बाद कैलेब गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से एक और दुखद कहानी की शुरुआत हुई। गिरफ्तार होने के बाद कैलेब को जेल भेज दिया गया। उसकी बेटी एलेन उसे मिलने पहुंची, लेकिन इस मुलाकात में पिता पुत्री का प्यार नहीं, बल्कि गुस्सा और शिकायतें थीं। एलेन की आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाकर बोली, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी वजह से हमारा परिवार टूट गया, मेरी नौकरी चली गई और मैं अपने ही भाई से हर दिन लड़ती रहती हूँ। कैलेब अपनी बेटी को समझाना चाहता था। वो कहना चाहता था कि उसने यह सब सिर्फ उसके बेहतर भविष्य के लिए किया था, लेकिन एलेन के दिल में जमा वर्षों का दर्द अब फूट चुका था। उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में वहां से चली गई। कैलेब सलाखों के पीछे बैठा रह गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मौत से लौटकर सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहा, लेकिन उसकी वापसी ने सब कुछ और बिगाड़ दिया। उसी समय मार्टिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो पानी लेने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन जब उसने वापस देखा तो उसकी सांसें थम गई। कैलेब गायब हो चुका था। बंद जेल से बिना कोई निशान छोड़े वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। मार्टिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे संभव है। क्या मौत से लौटे लोग फिर से गायब भी हो सकते हैं? इसी बीच शहर के चर्च में एक और अजीब घटना घटी। लाल रंग की पोशाक पहने एक महिला चर्च के बीचों बीच चुपचाप बैठी थी। पादरी टॉम सावधानी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस महिला का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका रैचेल थी। वही रैचेल जिसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। टॉम की आंखों में डर और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। तभी रैचेल ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं मर चुकी थी? ये सवाल सुनकर टॉम पूरी तरह घबरा गया। रैचेल खुद भी इस सच पर विश्वास नहीं कर पाई थी। ये जानने के लिए कि वो सचमुच जिंदा है या नहीं, उसने अपने हाथ पर कट लगा लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। वह दर्द भी महसूस कर रही थी। इसका मतलब वह किसी भूत की तरह नहीं थी, वह बिल्कुल जीवित इंसान जैसी थी। टॉम उसे चर्च के बेसमेंट में ले गया। उसने उसके घाव पर पट्टी बांधी, लेकिन अब टॉम एक बहुत कठिन स्थिति में फंस चुका था, क्योंकि पिछले 10 सालों में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह शादीशुदा था। उसकी एक खुशहाल पत्नी और सम्मानजनक जीवन था, लेकिन उसकी पुरानी प्रेमिका जो मर चुकी थी अचानक फिर से लौट आई थी। टॉम समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। काफी सोचने के बाद उसने अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन रचेल की वापसी ने उसकी पत्नी के भीतर असुरक्षा भर दी। उसने साफ शब्दों में कहा, उसे यहाँ से भेज दो, तुम्हें उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करना होगा। लेकिन रचेल के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसके लिए तो मानो समय वहीं रुक गया था। उसके दिल में टॉम के लिए वही प्यार था जो 10 साल पहले था। वह ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह अब किसी और का पति बन चुका है। कुछ समय बाद टॉम और रैचेल उस जगह पहुंचे जहां वे कभी एक दूसरे से मिला करते थे। रैचेल ने नम आंखों से कहा, मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। टॉम भी अंदर से टूट रहा था। आखिरकार वह अपनी पुरानी प्रेमिका को दोबारा खोने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने रैचेल के रहने के लिए एक मोटल का इंतजाम कर दिया। लेकिन जैसे ही रैचेल मोटल में पहुंची, उसे अचानक चक्कर आने लगे। उसकी हालत बिगड़ती देख टॉम उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, उसकी सेहत बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर रिपोर्ट का अगला पन्ना देखकर चौंक गई। उसने विश्वास भरी नजरों से टॉम की ओर देखा और कहा, रैचेल गर्भवती है। टॉम स्तब्ध रह गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। डॉक्टर ने बताया कि यह गर्भावस्था कोई नई नहीं थी, बल्कि 10 साल पुरानी थी। जिस दिन रैचेल की मौत हुई थी वह उसी समय गर्भवती थी और अब सिर्फ रैचेल ही नहीं लौटी थी, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मौत से वापस लौट आया था। ये सुनकर टॉम की दुनिया पूरी तरह बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार था या आने वाली किसी भयावह घटना की शुरुआत। रैचेल की गर्भावस्था की सच्चाई अब ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती थी। आखिरकार टॉम ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि रैचेल जब 10 साल पहले मरी थी तब वह गर्भवती थी और अब उसके गर्भ में पल रहा वही बच्चा भी मौत से लौट आया है। ये सुनकर उसकी पत्नी पूरी तरह टूट गई। वह मां बनना चाहती थी। उसने कई सपने देखे थे, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वो कभी गर्भ धारण नहीं कर सकी। दूसरी ओर वो औरत जो 10 साल पहले मर चुकी थी अब जिंदा लौट आई थी और उसके गर्भ में टॉम का बच्चा भी पल रहा था। टॉम ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उनके रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। दर्द और गुस्से में उसने अपनी दोस्त हेलेन को सारी बात बता दी। हेलेन धार्मिक विचारों वाली महिला थी और वह पुनर्जीवित लोगों को ईश्वर का चमत्कार नहीं बल्कि शैतान की निशानी मानती थी। वह सीधे रैचेल से मिलने पहुंची। उसने रैचेल की आंखों में देखते हुए कहा, टॉम कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारे पेट में जो पल रहा है वो कोई वरदान। हेलेन ने रैचेल की तुलना ईडन के बाग की उस हिसाब से की जिसने इंसानों को पाप की राह दिखाई थी। उसकी बातें सुनकर रैचेल भीतर तक टूट गई। उसी समय चर्च में भी बहस छिड़ गई। कुछ लोग मानते थे कि मौत से लौटे लोग ईश्वर का उपहार हैं, उन्हें अपने प्रियजनों से दोबारा मिलने का अवसर मिला है। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान के दूत हैं। बहस अपने चरम पर थी कि तभी रैचेल चर्च में आ गई। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। टॉम आगे बढ़ा और सबके सामने सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, हाँ, रैचेल मेरी पुरानी प्रेमिका है। लेकिन तभी हेलेन अचानक खड़ी हो गई और उसने ऊंची आवाज में कहा, और यह औरत गर्भवती भी है। यह सुनते ही चर्च में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। हर तरफ फुसफुसाहट और आरोपों का शोर गूंजने लगा। कुछ ही मिनटों में चर्च खाली हो गया। इस घटना का सबसे बड़ा असर टॉम पर पड़ा।
जिस इंसान को लोग आदर और सम्मान देते थे वही पादरी अब लोगों की नजरों में गिर चुका था। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और अंततः उसे चर्च की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। घर लौटने के बाद टॉम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने यह बात बाहर वालों को क्यों बताई? उनका रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। उधर राचेल अकेली घर लौट रही थी। रात का अंधेरा था, सड़क सुनसान थी। तभी अचानक दो आदमी उसके पास आए। उन्होंने खुद को FBI एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो मौत से लौटे हैं। घबराई हुई राचेल उनके साथ चली गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वे एजेंट नहीं थे, वे सिर्फ एक सच जानना चाहते थे। तुम लोग वापस कैसे लौटे? तुम्हारे पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? वे बार बार उससे सवाल पूछने लगे। राचेल डरी हुई थी, लेकिन आखिरकार उसका धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसकी यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी डर गया, लेकिन दूसरा अब भी सच जानने पर अड़ा हुआ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला और अंदर आए फ्रेड। उन्होंने तुरंत राचेल को बांध से मुक्त किया, लेकिन अपहरणकर्ता ने बंदूक निकाल ली। उसने राचेल को ढाल बनाकर धमकी दी। वह किसी भी कीमत पर पुनर्जीवित लोगों का रहस्य जानना चाहता था। इसी बीच टॉम और मार्टिन भी वहां पहुंच गए। कमरे का माहौल तनाव से भर गया। हर किसी की सांसें थम चुकी थीं। अचानक बंदूक चल गई। धाए गोली सीधे राचेल को जा लगी। वह टॉम की बाहों में गिर पड़ी। कुछ ही पल पहले मौत से लौटकर आई राचेल एक बार फिर उसकी आंखों के सामने मर चुकी थी। टॉम उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी दुनिया दूसरी बार उजड़ चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने 10 साल बाद वापस पाया था वह फिर उससे छिन गई। लेकिन इस कहानी में मौत कभी आखिरी मंजिल नहीं थी, और यह अंत नहीं बल्कि एक और भयावह शुरुआत थी। राचेल के सीने में गोली लग चुकी थी। टॉम उसे अपनी बाहों में लिए बैठा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार राचेल का नाम पुकार रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस महिला को उसने 10 साल बाद दोबारा पाया था वह एक बार फिर उससे छिन चुकी थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसी समय शहर के दूसरे कोने में जेकब भी अचानक गायब हो गया। लूसी घबरा गई। वह पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ी। काफी तलाश के बाद उसे जेकब जंगल के बीचों बीच खड़ा मिला, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 लोगों का एक परिवार खड़ा था, एक पति, एक पत्नी और उनका बच्चा। उनके चेहरे पर वही उलझन थी जो कभी जेकब के चेहरे पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी अभी मौत से लौटे हों। पुलिस स्टेशन में भी अफरा तफरी मची हुई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी रजिस्ट्रार के पास फोन आया। फोन के दूसरी तरफ उसकी बहन थी जो कई साल पहले मर चुकी थी। वह घबराकर घर की ओर भागी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पूरे शहर में फोन की घंटियां बजने लगी। हर किसी को किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ रहा था जिसे उन्होंने वर्षों पहले खो दिया था। मरे हुए लोग वापस लौट रहे थे। इसी बीच मार्टिन पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा था। रात का अंधेरा था, सड़क सुनसान थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक लाल कपड़े पहने एक महिला आ गई। मार्टिन ने ब्रेक लगाई। जब उसने गौर से देखा तो उसका खून जम गया। वह राचेल थी, वही राचेल जिसे उसी सुबह गोली लगी थी। मार्टिन की सांसें ये सुनकर फ्रेड के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल वो एक हफ्ते पहले ही लौट आई थी, लेकिन सीधे घर नहीं आई। वो अपने पुराने प्रेमी के पास चली गई थी, क्योंकि जिंदा रहते हुए उसका उसी आदमी के साथ संबंध था। फ्रेड को कभी इस बात का पता नहीं चला था। आज पहली बार उसे अपनी पत्नी की बेवफाई का सच पता चला। उसका दिल टूट गया। फिर भी उसने कहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम वापस आ गई हो। लेकिन उसकी पत्नी का फैसला बदलने वाला नहीं था। उसने कहा कि वह अपने पुराने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। आखिरकार फ्रेड ने भारी मन से उसे जाने दिया। उस दिन के बाद फ्रेड का नजरिया पूरी तरह बदल गया। पहले वह सोचता था कि पुनर्जीवित लोग ईश्वर का उपहार हैं, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वे अपने साथ सिर्फ दर्द लेकर आते हैं। उनकी वापसी खुशियां नहीं बल्कि टूटे हुए रिश्ते और नई पीड़ाएं छोड़ जाती है। और अब जैसे जैसे लौटने वालों की संख्या बढ़ रही थी, पूरा शहर डर और अराजकता में डूबता जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार है या आने वाले विनाश का संकेत। अब तक पूरे शहर में मौत से लौटे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों के दिलों में डर घर कर चुका था। कोई उन्हें ईश्वर का चमत्कार मान रहा था तो कोई शैतान का रूप। लेकिन फ्रेड अब उन्हें किसी वरदान की तरह नहीं देख पा रहा था। अपनी पत्नी की बेवफाई ने उसके विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि ये लोग वापस इसलिए नहीं आए कि अपने प्रियजनों को खुशियां दे सकें, बल्कि इसलिए कि पुराने घाव फिर से हरे हो जाएं। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा। उधर चर्च में अब जगह कम पड़ने लगी थी। हर दिन नए नए पुनर्जीवित लोग वहां पहुंच रहे थे। कोई अपने पति से मिलने आया था, कोई अपने बच्चे से, तो कोई अपने माता पिता को फिर से गले लगाने की उम्मीद लिए खड़ा था। लेकिन इस भावुक माहौल के पीछे फ्रेड के मन में एक भयानक योजना आकार ले रही थी। अगले दिन सेना शहर में पहुंची। वे खाने पीने का सामान और जरूरी सहायता लेकर आए थे। इसी दौरान फ्रेड ने सेना के कमांडर को अलग ले जाकर रैचेल की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे रैचेल को गोली मार दी गई थी और फिर भी वह वापस लौट आई। इसके बाद वह कमांडर को मुर्दाघर ले गया। वहां रैचेल की लाश अब भी रखी हुई थी। कमांडर हैरान रह गया। कुछ देर पहले उसने उसी महिला को चलते फिरते देखा था और अब उसकी लाश उसके सामने पड़ी थी। फ्रेड ने गंभीर स्वर में कहा, ये लोग अपने परिवारों से मिलने नहीं लौटे, ये सिर्फ दुख लेकर आते हैं। हमें जीवित लोगों की रक्षा करनी होगी। कमांडर कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने फ्रेड की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे को समझते हुए सिर हिला दिया और उसी पल एक भयावह योजना तैयार हो गई। उन्होंने फैसला किया कि शहर के सभी पुनर्जीवित लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और इसके लिए बहाना बनाया गया सरकारी कागजी कार्रवाई। लोगों से कहा गया कि उन्हें केवल रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं। डरे हुए और असमंजस में पड़े पुनर्जीवित लोग सरकारी आदेश मानते हुए जिम्नेजियम की ओर जाने लगे। इसी दौरान रास्ते में जेकब की मुलाकात मार्टिन से हुई। मार्टिन ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने हेनरी से कहा, आप जेकब को घर ले जाइए, उसकी कागजी कार्रवाई मैं खुद पूरी कर दूंगा। हेनरी और लूसी जेकब को लेकर घर लौट गए, लेकिन मार्टिन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सीधे जिम्नेजियम के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा चारों ओर हथियारबंद सैनिक तैनात थे। मार्टिन ने पूछा, अगर यह सिर्फ कागजी कार्रवाई है तो इतनी बंदूकों की क्या जरूरत है? लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी, वही पति पत्नी और उनका बच्चा, जो हाल ही में मौत से लौटे थे। मार्टिन उन्हें बाहर निकालना चाहता था, लेकिन सैनिकों ने रास्ता रोक लिया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था, यह रजिस्ट्रेशन नहीं था बल्कि एक जाल था, और इस जाल का अंत नरसंहार में होने वाला था। मार्टिन ने बिना देर किए पीछे का दरवाजा खोल दिया। उसने धीरे से कहा, भागो, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। यह सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई।
पुनर्जीवित लोग जिम्नेजियम से बाहर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में फ्रेड को सब पता चल गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उन्हें पकड़ो। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित बात हुई। कई सैनिकों के अपने प्रियजन भी पुनर्जीवित होकर लौटे थे। उनमें से एक सैनिक बोला, मैं अपने ही परिवार का शिकार नहीं कर सकता, और उसने अपनी नौकरी छोड़ उसने दी। दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ टेबल और पर बैठकर वह रोते हुए माफी मांगने लगा। उसे यकीन था कि जेकब उसके कारण गायब हो गया, लेकिन तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। मार्टिन। मार्टिन ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वहां जेकब खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित, मानो वह कभी गायब ही नहीं हुआ था। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि जेकब ने बताया कि वह तो पूरे एक हफ्ते से घर पर था, और मार्टिन को अचानक एहसास हुआ कि उसकी यादों में कहीं न कहीं एक पूरा सप्ताह गायब हो चुका है। जेकब को सुरक्षित देखकर मार्टिन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर जेकब पूरे एक हफ्ते से घर पर था, तो फिर वह खुद कहां था? उसे सिर्फ इतना याद था कि कुछ रहस्यमयी लोगों ने उसका पीछा किया था। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया था। धीरे धीरे उसकी टूटी हुई यादें वापस आने लगी। उसे याद आया कि उसे कुछ अजनबी लोग एक पूछताछ कक्ष में ले गए थे। उन्होंने उसे पुनर्जीवित लोगों के बारे में सवाल पूछे। फिर उन्होंने उसके शरीर में कोई दवा इंजेक्ट कर दी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। जब वह होश में आया तो पूरा एक सप्ताह बीत चुका था। यह एहसास मार्टिन को अंदर तक डरा गया। उसे लगने लगा कि कोई बहुत बड़ी ताकत पर्दे के पीछे काम कर रही है, और शायद वह खुद भी अब सुरक्षित नहीं था। कुछ दिनों बाद मार्टिन को एक अजीब समस्या होने लगी। उसे बार बार सीने में दर्द महसूस होता। शुरुआत में उसने इसे तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। आखिरकार वह डॉक्टर के पास पहुंचा। सारी जांचें की गई, खून की रिपोर्ट, एक्सरे, दिल की जांच, सब कुछ बिल्कुल सामान्य निकला। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन मार्टिन को अपने शरीर पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। डरकर उसने फैसला किया कि वह इस शहर को छोड़ देगा, वह तो कहीं जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने पुराने शहर पहुंचा, उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह वही महिला थी जिसने उसका अपहरण किया था। मार्टिन घबराकर अपने घर पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अगर वह रुका तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसके घर के अंदर से एक आवाज आई। वह महिला पहले से ही वहां मौजूद थी। वह बिल्कुल शांत थी, मानो उसे पहले से पता हो कि मार्टिन क्या करने वाला है। उसने कहा, तुम्हें वापस शहर लौटना होगा। पुनर्जीवित लोगों पर नजर रखो और उनकी हर गतिविधि की रिपोर्ट मुझे दो। मार्टिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरा अपहरण किया, मेरे शरीर में दवा डाली, मैं तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करूंगा। महिला उसकी बातें सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी पुनर्जीवित लोगों का होता है। उसकी बात सुनकर मार्टिन अचानक सन्न रह गया। कुछ टूटी हुई यादें उसके दिमाग में चमकने लगी। उसे याद आया उस दिन पूछताछ कक्ष में क्या हुआ था। उसे याद आया कि संघर्ष के दौरान उसने किसी तरह अपनी बंदूक वापस हासिल कर ली थी। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी संघर्ष के बीच अचानक गोली चल गई और गोली सीधे उसके दिल में लगी थी। मार्टिन की सांसें थम गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे आखिरकार सच याद आ गया। वह उसी दिन मर चुका था। जिस मार्टिन को भी समझ रहा था कि वह अभी भी जिंदा है, असल में वह मौत से लौट कर आया हुआ एक पुनर्जीवित इंसान था। असली मार्टिन काफी पहले मर चुका था। यही वजह थी कि उसे लगातार सीने में दर्द होता था। यही वजह थी कि वह खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। अब वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं था, वह उसी रहस्य का हिस्सा बन चुका था जिसकी वह इतने समय से जांच कर रहा था। उधर जैसे जैसे पुनर्जीवित लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जेकब की दादी भी मौत से वापस लौट आई। जेकब उन्हें देखते ही समझ गया कि उनके बीच कोई अनोखा संबंध है। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे महसूस कर सकते थे। अगले दिन हेनरी ने अपनी मां को अपने सामने खड़ा देखा। वह भावुक हो उठा। स्थिति इतनी अजीब थी कि अब बेटा अपनी मां से उम्र में बड़ा हो चुका था। 30 साल बाद मां और बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन दूसरी ओर फ्रेड अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसकी पत्नी भी पुनर्जीवित थी, उसका भतीजा जेकब भी, और अब उसकी अपनी मां भी लौट आई थी। उसका पूरा परिवार इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। अब वह कैसे तय करता कि पुनर्जीवित लोग शैतान हैं? वह उन्हें नष्ट करने की बात कैसे कर सकता था जब उनमें उसके अपने लोग शामिल थे? फ्रेड उलझन में पड़ गया। वह अपने दर्द को शराब में डुबोने लगा। लेकिन जब उसने अपनी मृत मां को अपने सामने खड़ा देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि किसी अपने को खो देना दर्दनाक होता है, लेकिन उसे वापस पाकर फिर खोने का डर उससे भी ज्यादा भयानक होता है। और इसी बीच जेकब की दादी के मन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो दशकों से दफन था। एक ऐसा सच जो ये बता सकता था कि मौत से लौटे लोगों का अंत कैसे किया जा सकता है। और बहुत जल्द यह रहस्य पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला था। मार्टिन के पुनर्जीवित होने की सच्चाई सामने आने के बाद लेकिन असली झटका इस रहस्य ने भी बाकी था। एक रात और भी खतरनाक रूप ले लिया। जेकब की दादी चुपचाप घर से निकल पड़ी। किसी को बताए बिना वह सीधे अपने परिवार की पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने एक लोहे की रॉड उठाई और फैक्ट्री के फर्श पर जोर जोर से प्रहार करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ठीक ठीक पता हो कि वे क्या खोज रही हैं। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार सीमेंट की परत टूट गई। नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। जेकब की दादी ने कांपते हाथों से उसके अंदर झांका, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था, न कोई छिपा हुआ सामान, बल्कि हड्डियों का ढेर पड़ा था। दूसरी ओर अगली सुबह पादरी टॉम अपने अनुयायियों को नदी किनारे बपतिस्मा दे रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक महिला की नजर पानी में पड़ी किसी चीज पर गई। वह चीख उठी। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर मुड़ गया। लोग दौड़कर उसकी ओर पहुंचे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पानी में एक इंसानी खोपड़ी तैर रही थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पूरे इलाके की तलाशी शुरू हुई। घंटों की खोज के बाद नदी से कुल 6 कंकाल बरामद किए गए। ये खोज पूरे शहर को दहला देने वाली थी। लेकिन असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। जब डॉक्टरों ने उन कंकालों की जांच की तो रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वे 6 कंकाल दरअसल सिर्फ 3 लोगों के थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये कैसे संभव था? एक इंसान के 2-2 कंकाल, जहां से पता चला कि ये कंकाल उन लोगों के थे जो कभी पुनर्जीवित हुए थे। यानी जेकब इस शहर का पहला पुनर्जीवित इंसान नहीं था। इस शहर में दशकों पहले भी मरे हुए लोग वापस लौट चुके थे। ये खोज पूरे मामले को और भी भयावह बना रही थी। उधर पुलिस अधिकारी कास भी इस खबर से बेचैन हो उठा। वह घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसका पैर शराब की खाली बोतलों से लगा गया। उसका भाई हमेशा की तरह नशे में धुत बैठा था। वह बेरोजगार था। पूरा दिन शराब पीता असन्य और कास्ट को अपमानित करता रहता। जैसे ही कास्ट अंदर आया उसका भाई उस पर चिल्लाने लगा। वह उसे निकम्मा कहकर अपमानित करने लगा। पुरानी बातों को याद दिलाकर उसका मजाक उड़ाने लगा। कास्ट चुपचाप सब सहता रहा। शायद वह वर्षों से यही करता आया था। उसका भाई उसे गालियां देता और वह सह लेता, लेकिन इस बार हद पार हो गई। उसके भाई ने जमीन पर गिरा हुआ खाना उठाया और उसे आदेश दिया, इसे खाओ। कास्ट ने कांपते हाथों से वह खाना उठा लिया, लेकिन उसके भीतर वर्षों से दबा गुस्सा अब फूट चुका था। इंसान हर अपमान सह सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अचानक कास्ट ने अपनी बंदूक निकाली और हाय, गोली सीधे उसके भाई के सीने में लगी। उसका भाई वहीं ढेर हो गया।
कमरे में सन्नाटा छा गया। कास्ट की सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, मानो वह इस पल का इंतजार वर्षों से कर रहा हो। इसके बाद उसने अपने भाई की लाश को घसीटकर तहखाने में ले गया। वहां पहले से ही एक गहरा गड्ढा मौजूद था। कास्ट ने पूरी ताकत लगाकर अपने भाई को उसमें दफना दिया। उसने मिट्टी बराबर की और राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कास्ट! उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। सोफे पर उसका भाई बैठा था, बिल्कुल जिंदा, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वह फिर से उसे गालियां दे रहा था। कास्ट की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि यह पहली बार नहीं था। उसके चेहरे पर जो दर्द था वह बता रहा था कि शायद वह पहले भी कई बार यही कर चुका है, और हर बार उसका भाई मौत से लौटाता था। कास्ट के लिए यह किसी श्राप से कम नहीं था। उसी समय जेकब की दादी के मन में छिपा रहस्य और गहरा होता जा रहा था। वह जानती थी कि पुनर्जीवित लोगों का अंत कैसे किया जा सकता है, लेकिन वह सच बताने से बच रही थी, क्योंकि उस सच के सामने आने का मतलब था उन लोगों को खो देना जो उन्हें मौत के बाद दोबारा मिले थे। नदी से मिले कंकालों और कास्ट के रहस्य ने पूरे शहर को हिला दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी जेकब की दादी के सीने में दफन था। फ्रेड लगातार उनसे सवाल पूछ रहा था। वह जानना चाहता था कि फैक्ट्री के नीचे मिले कंकाल किसके थे, लेकिन हर बार वह जवाब देने से बच जाती, मानो कोई ऐसा रहस्य हो जिसे उजागर करने से सब कुछ बदल जाएगा। असल में उनकी वापसी के साथ एक पुरानी याद भी लौट आई थी, एक ऐसी याद जो कई दशक पुरानी थी। जब वह जवान थी तब भी इस शहर में पुनर्जीवित लोग लौटे थे। उस समय भी मरे हुए लोग अचानक वापस आने लगे थे। लोग उन्हें देखकर डर गए थे। उन्हें लगता था कि ये इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शहर के लोगों ने उन्हें खत्म करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने गोलियां चलाई, उन्हें आग में जलाया, यहाँ तक कि टुकड़े टुकड़े तक कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे बार बार लौट आते थे। मौत उन्हें रोक नहीं सकती थी। फिर एक दिन शहर के लोगों को एक ऐसा तरीका मिला जिससे पुनर्जीवित लोगों को हमेशा के लिए गायब किया जा सकता था। यही वह रहस्य था जिसे जेकब की दादी इतने वर्षों से छिपाकर रखे हुए थी, क्योंकि अगर यह सच सामने आ गया तो जेकब, उनकी माँ और बाकी सभी पुनर्जीवित लोग हमेशा के लिए खो सकते थे। उधर फ्रेड की पूर्व पत्नी बारबरा की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे थे। जेकब की मौत के लिए उसकी दादी कहीं न कहीं बारबरा को जिम्मेदार मानती थी। उन्हें लगता था कि अगर उस दिन बारबरा नदी में न गिरती तो जेकब आज भी जिंदा होता। और अब बारबरा के पुनर्जीवित होकर लौटने के बाद, जबकि कुछ लोग खत्म करना चाहते थे, धीरे धीरे यह डर नफरत में बदलने लगा। कास्ट और उसके जैसे कई लोग एकजुट हो गए। उन्होंने फैसला किया कि पुनर्जीवित लोगों का अस्तित्व भी खत्म कर देना चाहिए। दूसरी ओर मार्टिन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने चर्च को एक शरण स्थली में बदल दिया जहां पुनर्जीवित लोग सुरक्षित रह सके। जब टॉम को यह बात पता चली तो वह तुरंत चर्च की ओर भागा, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ रैचल थी। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मुझे तुम्हारी पत्नी ने बंद करके रखा है। टॉम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हो गया कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। वह तुरंत रैचल को बचाने निकल पड़ा, लेकिन इसी दौरान चर्च में तबाही मच गई। कास्ट और उसके साथियों ने हमला कर दिया। उन्होंने चर्च के अंदर जहरीला धुआं छोड़ दिया। कुछ ही पलों में पूरा चर्च चीखों से गूंज उठा। लोग खांसने लगे, दम घुटने लगा। हर कोई जान बचाने के लिए बाहर भागने लगा। मार्टिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। टॉम सबसे आखिर में चर्च से बाहर निकला। उसे अभी ठीक से सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि अचानक एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ी। धड़ाम! टॉम हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। कार चला रहा था वो कास्ट। उसके चेहरे पर दहशत थी। वह सिर्फ पुनर्जीवित लोगों को मारना चाहता था, लेकिन गलती से उसने एक जीवित इंसान की जान ले ली थी। बेचारा टॉम अपने बच्चे का चेहरा देखने से पहले ही दुनिया छोड़ गया। उसकी मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। उधर जब टॉम की पत्नी को उसके मरने की खबर मिली तो वह लगभग पागल हो गई, लेकिन उसका जुनून अभी खत्म नहीं हुआ था। वह रैचल के पास गई। उसने उसे दवा मिला हुआ पानी दिया। उसका इरादा साफ था। वह रैचल को बेहोश करके बच्चे को समय से पहले अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन रैचल भी अब सब समझ चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाय थोड़ी कड़वी लग रही है, क्या इसमें थोड़ी चीनी डाल दोगी? जैसे ही टॉम की पत्नी चीनी लेने के लिए मुड़ी, रैचल ने मेज पर रखा चायदान उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। अब ये सिर्फ जीवित और पुनर्जीवित लोगों की लड़ाई नहीं रह गई थी। ये एक मां की ममता, डर, विश्वास और पागलपन की जंग बन चुकी थी, और इस जंग का केंद्र था रैचल के गर्भ में पल रहा वह रहस्यमयी बच्चा। टॉम की अचानक हुई मौत ने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया। कुछ दिन पहले तक वह इस शहर के लोगों के लिए आशा का प्रतीक था, लेकिन अब वह खुद एक त्रासदी बन चुका था। चर्च में उसका अंतिम संस्कार आयोजित किया गया। पूरा माहौल शोक में डूबा हुआ था। लोग चुपचाप बैठे थे, किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। टॉम की पत्नी ताबूत के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। अगर उसने रैचल को बंदी न बनाया होता, अगर उसने अपने डर को खुद पर हावी न होने दिया होता, तो शायद टॉम आज जिंदा होता। दूसरी ओर रैचल भी अपराध बोध में डूबी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसकी वापसी ने टॉम की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह ताबूत के सामने खड़ी हुई, कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो। अगर मैं वापस ना आती तो शायद तुम्हारी जिंदगी ऐसी ना होती। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। उसी समय जेकब भी चुपचाप चर्च के एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी मासूम आंखों में गहरा दुख था। वह सोच रहा था, अगर वह वापस न लौटा होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। न शहर में नफरत फैलती, न लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते, और न ही इतने लोग पीड़ा झेलते। धीरे धीरे उसने खुद को इन सारी घटनाओं का कारण मान लिया। उसने हेनरी से पूछा, अगर मैं वापस नहीं आता तो क्या सब ठीक होता? हेनरी कुछ पल चुका, फिर उसने जेकब के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। लोग डर गए थे, और डर इंसान से ऐसी गलतियां करवा देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। लेकिन जेकब के दिल का बोझ कम नहीं हुआ। उधर मार्टिन अभी अपनी नई सच्चाई से जूझ रहा था। वह खुद भी पुनर्जीवित था। वह उन्हीं लोगों में से एक बन चुका था जिन्हें बचाने की उसने कसम खाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह किस पक्ष में खड़ा है, जीवितों के या लौट कर आए लोगों के। इसी बीच शहर में एक रहस्यमयी व्यक्ति के आने की खबर फैलने लगी। लोग कहते थे कि वह दूर दूर तक घूम चुका है, और उसने कई ऐसे चमत्कार देखे हैं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाई। कुछ लोग उसे धोखेबाज कहते थे, कुछ उसे संत मानते थे, लेकिन उसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह दावा करता था कि वह मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों की भीड़ उसके पास पहुंचने लगी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वह सच बोल रहा है या लोगों के दुख का फायदा उठा रहा है? मार्टिन को इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन जेकब की दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि शायद यह आदमी उन पुराने रहस्यों से जुड़ा हुआ है जिन्हें उन्होंने वर्षों से छिपा कर रखा था। रैचल ने भी उस व्यक्ति के बारे में सुना। अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसने धीरे से कहा, अगर वह सच कह रहा है तो शायद यह सब खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस रहस्यमयी आदमी का आगमन इस शहर के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है, क्योंकि उसके पास सिर्फ जवाब ही नहीं थे, बल्कि ऐसे सवाल भी थे जो हर किसी की जिंदगी बदल देने वाले थे। और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या मौत से लौटे लोग सचमुच इंसान हैं जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं? टॉम की मौत के बाद पूरा शहर मानो दो हिस्सों में बंट चुका था।
एक तरफ वे लोग थे जो पुनर्जीवित लोगों को अपने प्रियजनों की वापसी मानते थे, और दूसरी तरफ वे लोग जो उन्हें एक अभिशाप समझते थे। इसी तनाव के बीच वह रहस्यमयी व्यक्ति आखिरकार सबके सामने आया। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उसने भीड़ की ओर देखा, फिर शांत आवाज में कहा, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं सिर्फ सच जानता हूं। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसने आगे कहा, यह पहली बार नहीं है, इस दुनिया में पहले भी मरे हुए लोग लौट चुके हैं। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन जेकब की दादी हो गई, क्योंकि वह जानती थी यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। भीड़ के सामने खड़े होकर उसने एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, उसमें वर्षों पुराने नोट्स लिखे हुए थे। उसने बताया कि दशकों पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। लोग मौत से लौटे थे, उन्होंने अपने परिवारों के साथ रहने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर कमजोर होने लगे, वे बीमार पड़ने लगे और फिर एक एक करके गायब होने लगे। मार्टिन ने तुरंत पूछा, क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका है? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। उधर रेचेल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर की ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा बच्चा पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो चुका था। डॉक्टरों ने जांच की और रिपोर्ट देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बच्चे का विकास असामान्य गति से हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो सामान्य 9 महीनों का इंतजार नहीं करेगा। रेचेल दर्द से कराते हुए बोली, मुझे लगता है समय आ गया है। मार्टिन तुरंत उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल के बाहर तनाव बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग उस बच्चे को उम्मीद की किरण मान रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वही पुनर्जीवित लोगों को बचा सकता है, जबकि कुछ लोगों को डर था कि उसके जन्म के साथ कोई विनाशकारी घटना घटेगी। इसी बीच जेकब की दादी आखिरकार टूट गई। उन्होंने परिवार को अपने आसपास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मैं अब और सच नहीं छिपा सकती। उन्होंने स्वीकार किया कि दशकों पहले जब पुनर्जीवित लोग पहली बार लौटे थे, तो शहर के कुछ लोगों ने उन्हें हमेशा के लिए समाप्त करने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन उस रास्ते ने इंसानों को राक्षस बना दिया। भय ने उन्हें निर्दयी बना दिया था। उन्होंने उन लोगों को खत्म किया जो कभी उनके अपने थे। दादी रोते हुए बोली, मैं दोबारा ऐसा होते नहीं देख सकती। जेकब ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने मासूमियत से पूछा, क्या हम सब मर जाएंगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं दे पाया। उसी समय अस्पताल में रेचेल को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डॉक्टर भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। हर मशीन की आवाज तेज हो चुकी थी। रेचेल चीख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, जो भी हो, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें झिलमिलाने लगी। मशीनें अपने आप बंद और चालू होने लगी। बाहर आसमान में तेज गर्जना सुनाई दी। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, मानो पूरी प्रकृति उस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही हो। मार्टिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि यह बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं है। उसका जन्म शायद इस पूरी कहानी का जवाब लेकर आने वाला था, या फिर एक ऐसे अंत की शुरुआत करने वाला था जिससे कोई बच नहीं पाएगा। और तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। पूरा अस्पताल एकदम शांत हो गया। हर कोई सांस रोके खड़ा था, क्योंकि अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े सभी लोगों की सांसें थम चुकी थी। कुछ ही क्षण पहले अंदर से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी थी, और अब पूरा अस्पताल गहरे सन्नाटे में डूब गया था। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मार्टिन घबराकर उनकी ओर बढ़ा। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, रेचेल कैसी है? डॉक्टर ने उसकी ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मार्टिन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह तुरंत अंदर पहुंचा। रेचेल बेहद कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसकी बाहों में एक छोटा सा मासूम बच्चा था, बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल शांत, मानो इस दुनिया की सारी उथल पुथल से अनजान। रेचेल ने बच्चे को देखते हुए कहा, देखो, ये सिर्फ एक बच्चा है, कोई चमत्कार नहीं, कोई अभिशाप नहीं हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने दिनों से लोग इसी बच्चे से डर रहे थे, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। वह किसी दानव की तरह नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की तरह इस दुनिया में आया था। उधर पुनर्जीवित लोगों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनके शरीर पर बड़े बैगनी निशान पड़ चुके थे। उनकी सांसें भारी होती जा रही थी। जेकब भी अब कमजोर दिखाई देने लगा था। लूसी घबराकर उसे सीने से लगाए बैठी थी। वे बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरा बेटा मुझे दोबारा मत छीना। लेकिन जेकब ने मुस्कुराकर अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। वो बोला, मां, अगर मुझे जाना पड़ा तो इस बार रोना मत, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ दोबारा रहने का मौका मिला। लूसी फूट फूट कर रो पड़ी। एक मां के लिए अपने बच्चे को दूसरी बार खोने का दर्द। मार्टिन ने दुनिया की सबसे बड़ी डायरी को दोबारा पढ़ा और उसे आखिरकार एक बात समझ आ गई। पुनर्जीवित लोगों की वापसी हमेशा के लिए नहीं थी। उन्हें लौटाया गया था ताकि अधूरी भावनाएं पूरी हो सके, अनकहे शब्द कहे जा सके, अधूरे रिश्तों को विदाई मिल सके। वे मौत को हराने नहीं लौटे थे, बल्कि लोगों को अलविदा कहने लौटे थे। ये समझते ही मार्टिन की आंखें नम हो गई, क्योंकि वह खुद भी उन्हीं में से एक था। उसने अपनी मां को याद किया, अपने अधूरे सपनों को याद किया, और पहली बार उसे अपनी मौत का डर नहीं लगा। उधर फ्रेड अपनी मां और अपनी पत्नी के साथ बैठा था। जिन लोगों से वह नफरत करने लगा था, उन्हीं को खोने का डर उसे खाया जा रहा था। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं तुम सबको शैतान समझ लिया था, लेकिन तुम तो वही लोग हो जिनसे मैं प्यार करता था। उसकी मां ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, डर इंसान को अंधा बना देता है बेटा, लेकिन प्यार उसे फिर से इंसान बनाता है। दिन बीतने लगे। एक एक करके पुनर्जीवित लोग गायब होने लगे। कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, वे बस शांति से विदा हो जाते, मानो उनकी यात्रा पूरी हो चुकी हो। फिर वो दिन भी आ गया जब जेकब की विदाई का समय पहुंचा। लूसी उसे कसकर गले लगाए बैठी थी। हेनरी उसके पास खड़ा था। जेकब ने अपने माता पिता की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, इस बार मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों हमेशा मुझसे प्यार करेंगे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा, फिर अपनी मां के आंसू पोंछे और धीरे से बोला, अलविदा। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। लूसी चीख उठी। हेनरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जेकब मुस्कुरा रहा था और कुछ ही क्षणों में और माई वह उनकी बाहों से हमेशा के लिए गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में डर नहीं था, सिर्फ प्यार था और खूबसूरत यादें थीं। कुछ समय बाद रेचेल ने अपने बच्चे को गोद में लिया। वह खिड़की से बाहर उगते सूरज को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, शायद जिंदगी का मतलब मौत को हराना नहीं, बल्कि उन लोगों से प्यार करना है जो हमारे पास है, जब तक वे हमारे साथ हैं। मार्टिन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका अंत कब आएगा, लेकिन अब उसे उसका डर भी नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मौत अंत नहीं होती और जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि हमें एक और मौका मिल जाए, आई लव यू कहने का, माफ करना कहने का और अलविदा कहने का। समापन कुछ कहानियां डराती है, कुछ रहस्य हैरान कर देते हैं, लेकिन यह कहानी हमें एक बात सिखाती है कि इंसान मौत से नहीं, बल्कि अपनों को खो देने के डर से सबसे ज्यादा डरता है। और अगर किस्मत हमें अपने प्रियजनों से दोबारा मिलने का एक मौका दे, तो शायद हमें उनसे शिकायत नहीं, बल्कि प्यार करना चाहिए।